नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। मॉनसून सत्र चल रहा है संसद का और लगातार अडानी के मुद्दे पर सरकार घिरती हुई चारों तरफ से नजर आ रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनकी प्रायोरिटी आप ये देखिए कि उनके पास पार्लियामेंट में आने का तो टाइम नहीं है और जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर जवाब देने का तो उनके पास वक्त नहीं है, लेकिन उनके पास पार्लियामेंट के अंदर पिक्चर देखने का और इसके अलावा तमाम जो फिल्मी सितारे हैं, आपको पता ही होगा कि राज कपूर जो है उनकी फैमिली से वो मिले हैं उनके 100 बर्थडे पर। उन तमाम चीजों का जो कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इससे महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम चीजें खत्म होंगी, अडानी का मसला खत्म होगा, मणिपुर शांत हो जाएगा, महिलाओं के मसले हल हो जाएंगे और यही वजह है कि प्रधानमंत्री हमारे उनकी प्रायोरिटी आप ये देखिए सब कुछ करते हुए वो नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में जब चौतरफा सरकार घिरी हुई है, चाहे वो संभल का मुद्दा हो, मणिपुर का मुद्दा हो, अडानी का मुद्दा हो, तो वो हेडलाइंस मैनेजमेंट के एक नया खेल जो है वो उसने शुरू कर दिया है। पहले इसको इंटरनेशनल साजिश करार दिया और उल्टा कांग्रेस को ही, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ही कटघरे में खड़े करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन बीजेपी उसमें पूरी तरीके से खुद ही घिर गई। अब लगातार ये मांग की जा रही है कि संसद में आकर जवाब दें नरेंद्र मोदी अडानी के इस मुद्दे पर, संबल और मणिपुर पर, लेकिन वो जवाब तो नहीं दे रहे हैं। उल्टा आप ये देखिए कि कैसे जो चाहे सभापति जगदीप धनखड़ हो या फिर ओम बिरला हो, और खासतौर पर जगदीप धनखड़ जो है उनका रवैया किस तरह का लगातार विपक्ष के लिए पक्षपातपूर्ण रहा है और अभी भी है। और वो एक तरह से विपक्ष का कहना है कि बीजेपी की बी पार्टी बनकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी को पूरा मौका दिया जाता है, वो जो चाहे जिस भी तरह से चाहे असंसदीय भाषा का जिस भी तरीके से इस्तेमाल करें वो कर सकते हैं, और विपक्ष अपना मुंह खोले तो उनको फौरन ही खामोश करा दिया जाता है। आज भी पार्लियामेंट के परिसर के बाहर नारे लगे मोदी अडानी भाई भाई के, लेकिन उसके पिता जो हैं वो किसको लेटर लिखते हैं, उस लड़की के पिता किसको लेटर लिखते हैं? राहुल गांधी को। और आज सुबह सवेरे राहुल गांधी हाथरस पहुंचे और उस पीड़िता जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, उसके पिता से, उनके घर वालों से उन्होंने मुलाकात की है। और हमारे प्रधानमंत्री को आप देखिए वो किनसे मुलाकात कर रहे हैं, वो बॉलीवुड के सितारों से मुलाकात कर रहे हैं। प्रायोरिटी आपको साफ नजर आएगी। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? किराना की शॉप पर जा रहे हैं, उन लोगों से पूछ रहे हैं कि बाजारीकरण के इस नए दौर में जब नए नए पोर्टल्स बाजार में आ रहे हैं, ऑनलाइन पूरा कारोबार हो रहा है, तो आपको किस तरह की परेशानी हो रही है? हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? आपको आपके सामने वो तस्वीर है। तो राहुल गांधी लगातार अलग अलग तरीके से लोगों से संवाद करके उनकी परेशानियों को जान रहे हैं। कभी बैंक के कर्मचारियों से मिलते हैं, कभी युवाओं से मिलते हैं, कभी पीड़ितों से अलग अलग किस्म के जो है मिलते हैं। संबल के पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की। आज सुबह सवेरे वो हाथरस पहुंच गए। तो वो एक विपक्ष के नेता का जो काम होता है वो बखूबी वो कर रहे हैं। लगातार अडानी के मुद्दे को वो पार्लियामेंट के अंदर भी उन्होंने उठाने की भरसक कोशिश की और पार्लियामेंट के बाहर तो लगातार वो उठा ही रहे हैं। और उनका कहना है कि जब तक इस पर जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक वो खामोश नहीं बैठेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो जवाब दें। और अब 13 और 14 तारीख को ये बताया जा रहा है, 13 तारीख को, कि संविधान को लेकर बहस होगी, क्योंकि 26 नवंबर को खत लिखा था राहुल गांधी ने कि संविधान पर बहस हो, डिबेट हो, उस पर बात हो। और कल का ये वक्त है। अब देखना होगा कि इस पर बातचीत होती है तो क्या लोकसभा में प्रधानमंत्री और अमित शाह नजर आते हैं, क्या वाकई में वो संविधान पर बात करने के लिए वक्त निकालते हैं, या फिर कोई ऐसा ही उनके लिए कोई फिल्म या किसी बॉलीवुड सितारों से फिर से वो या किसी और से ऐसे ही वो मुलाकात करते हैं जहां पर मोदी मोदी हो, जहां पर उनकी वाहवाही हो, उनकी तालियां बजाई जाएं और जो जरूरी मुद्दे हैं, जो मुबाहे खड़े हैं, वो उनसे उनके सवाल ना पूछे जाएं। और अब आप ये देखिए कि जब महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है जनता, ऐसे में नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी है और ये बताया जा रहा है कि इसी शीतकालीन सत्र में इसको अगले हफ्ते, क्योंकि अब वक्त नहीं बचा है, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे, और फिर कार्रवाई जो है वो नहीं होगी और फिर मंडे से शुरू होगी, सोमवार से। तो अगले हफ्ते किसी भी वक्त इसको पेश किया जा सकता है। अब
आप ये सोचिए, 2-3 राज्यों के चुनाव जो एक साथ ना करा पा रहा हो चुनाव आयोग, 9 सीटों पर चुनाव होना था उत्तर प्रदेश में, वहां 8 ही सीटों पर हुआ, और वो भी किस तरह से हुआ वो आपने देखा। एक राज्य में कई-कई चरणों में चुनाव हो रहे हैं, 4 राज्यों के 3 राज्यों के चुनाव जो एक साथ होने थे, वो एक साथ नहीं हो पा रहे हैं राज्यों के, और यहां पर आपको ख्वाब दिखाया जा रहा है कि पूरे देश के चुनाव जो है वो एक साथ होंगे। और इसमें बहुत सारे टेक्निकल लूप हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें पेच हैं, लेकिन फिलहाल हेडलाइंस मैनेजमेंट के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। आपको याद होगा, इससे पहले भी जब सरकार पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही थी तो वो वक्फ बिल लेकर आई थी, अब वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। आपको ये याद होगा कि पूर्व राष्ट्रपति एकनाथ कोविंद जो है, उनकी अध्यक्षता में एक पूरी की पूरी कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने अपने बहुत सारे सजेशंस दिए हैं, और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। तो एक तरफ जनता जिसके मुद्दे मुबाहे खड़े हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, अडानी का मुद्दा है, संभल का मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, और ये तमाम चीजें हैं जिस पर सरकार को ये देखना चाहिए। चरमराई हुई पूरी हमारी अर्थव्यवस्था है, और दूसरी तरफ हमारी सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री की प्रायोरिटीज आप देखिए, और दूसरी तरफ जो नेता प्रतिपक्ष है वो क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं वो भी आज आपके सामने है। तो हमारा सवाल बिल्कुल सामने है कि क्या मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? क्या विपक्ष के सामने पस्त होती सरकार अब नए नए शगुफे लेकर आ रही है कि पहले जो भी अडानी को लेकर सवाल पूछे तो उसे देशद्रोही करार दिया जाए, देश का गद्दार करार दिया जाए, और ये कहा जाए कि ये इंटरनेशनल साजिश है, जॉर्ज सोरोस, ओसीसीआरपी और इस तरह की तमाम संस्थाएं बीच में लाई जाएं, और फिर जब अपनी शीशा लेदर होने लगे तो भी बेशर्मी और ढिठाई पर इसी पर ही अडिग रहें। यही सरकार का रवैया लगातार हम देखते आ रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमान को ले आइए ताकि इस पर हम सही से चर्चा कर सके। मेरे साथ जाना माना चेहरा, जाने माने पत्रकार अनिल त्यागी जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और अब से कुछ ही देर में मेरे साथ ओम सैनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़ेंगे। अनिल त्यागी जी, अभी फिलहाल जो पार्लियामेंट में जो कुछ चल रहा है, और जिस तरह से सभापति, खासतौर पर जगदीप धनखड़ की मैं बात करूंगी, उनका जिस तरह का पक्षपातपूर्ण रवैया है, अडानी को लेकर घिरी हुई है सरकार, महंगाई बेरोजगारी को लेकर लगातार घिरी हुई है, और चरमराई अर्थव्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सवाल उठा रहा है विपक्ष, और जोर शोर से उठा रहा है। क्या इन सब से डाइवर्ट करने के लिए ये एक बार फिर से नया शगुफा वन नेशन वन इलेक्शन का लाया गया है? कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है, हालांकि अभी एक लंबा सफर इसको तय करना है, लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि तमाम मीडिया में हेडलाइंस जो है वो फौरन बदल गई, अडानी से अब वन नेशन वन इलेक्शन। उषा जी, आपने बड़ा लंबा इंट्रोडक्शन दिया, तो उसको सिलसिलेवार ढंग से शुरू करें। लेकिन आज इंडियन एक्सप्रेस की बहुत बढ़िया हेडलाइन है, और इंडियन एक्सप्रेस आज लोगों को पढ़ना चाहिए। उसमें देश के आम आदमी के जनजीवन से सवाल किया है कि प्राइवेट कंपनीज का मुनाफा बढ़ गया है, और लोगों की जो वर्कर है उसकी जो आमदनी है वो नहीं बढ़ी है पिछले 5 साल में। जो ग्रोथ रेट है वो दाही से भी कम है, यानी कि 0.8% है जो सैलरी का इंक्रीज है, और इन्फ्लेशन के हिसाब से जो इनकम की ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। तो ये एक नया युग है, उसकी तरफ इंडियन एक्सप्रेस ने इशारा किया है। पार्लियामेंटेरियंस को बात करनी चाहिए थी आज, वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट मैं मानता हूं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और जनता की सैलरी नहीं बढ़ रही है। उनका मुनाफा 4 गुना बढ़ गया है, लेकिन सैलरी 0.8% बढ़ी है। ये इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है आज। नंबर 2, राज कपूर की बात आपने की, तो राज कपूर का और नरेंद्र मोदी जी का तो कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि राज कपूर तो समाजवादी विचारधारा के थे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशार, किसी का गम को ले उधार,
जीना इसी का नाम है, और ए भाई जरा देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी। तो आज नरेंद्र मोदी जी ने उनके परिवार को कहा है कोई फिल्म बननी चाहिए जो राज कपूर के एशियाटिक इम्पैक्ट पे बात करे। तो उनका इम्पैक्ट तो राज कपूर का अगर होगा तो वो तो नरेंद्र मोदी और भाजपा की राजनीति से तालमेल नहीं खाता, क्योंकि वो तो सामाजिक सरोकारों के फिल्में बनाते थे। नहरवेन थॉट की फिल्म थी मेरा जूता है जापानी फिर भी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो ये जो सोच है वो तो बदल गई। राज कपूर कहाँ है? और कल दिलीप कुमार साहब का भी जन्मदिन था। अगर आप नेता है राष्ट्र के और बड़े फिल्म कुमार वो है, तो कल दिलीप कुमार साहब का 102वां जन्मदिन था, पूरे देश ने मनाया, तो उसकी बात भी करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, क्योंकि आप नेताओं को, अभिनेताओं को, देश को हिस्सों में, धर्म में, जाति में बांट के देखते हैं, तो आपका नजरिया संकीर्ण है। अब बात करें वन नेशन वन पोल की, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। इस पे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, आपके दर्शकों के लिए भी मतलब भूलने वाली बात है। वन नेशन वन पोल जो है वो बेसिकली जो पूरी की पूरी मुहिम है वो इसको लोकसभा को उत्तर भारतीय बनाने की कल्पना है कि उनमें उत्तर भारतीयों का ही बहुमत रहे। अगर आप डाटा देखें तो टोटल मिलाकर के अभी जो है 795 मेंबर हैं, 545 लोकसभा में, 250 राज्यसभा में है। लेकिन अगर ये वन नेशन वन पोल के बाद जो सारा का सारा लोकसभा का काम होगा वो 1272 सीट हो जाएगी, और वो डिलिमिटेशन के बाद होगा। 1272 में 384 सीटें राज्यसभा में होंगी और 888 सीटें लोकसभा में होंगी। एक पेपर बहुत बढ़िया निकला है, सबको पढ़ना चाहिए, इंडियाज एमर्जिंग क्राइसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मिलन वार्ष्णेय ने लिखा है, 2019 में ये पेपर छपा है। इस पेपर के हिसाब से जब डिलिमिटेशन हो जाएगा और उसके बाद वन नेशन वन पोल होगा और लोकसभा और राज्यसभा की रिस्ट्रक्चरिंग होगी, तो क्या होगा, दक्षिण भारतीयों की जो सीटें हैं संसद की और राज्यसभा की वो घट जाएंगी। उसमें केरल, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका और पाटली गोवा और उड़ीसा, इन सब की सीटें घट जाएंगी क्योंकि जनसंख्या कम हो जाएगी और थर्स्ट हो जाएगा। दूसरा एक और बहुत बड़ा गेम होगा, आप समझिए कि पार्लियामेंट में जो वुमेन बिल आया जो 28 सितंबर 2023 को पास हुआ था, उसको अभी इंप्लीमेंट होना है, लेकिन वो डिलिमिटेशन और वन नेशन वन पोल के बाद होगा। तो ये दोहरा हथियार है, लोकसभा को राज्यसभा को उत्तर भारतीय डोमिनेंस का कर दो और महिलाओं को ले आओ। महिलाओं पे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो लोकसभा और राज्यसभा की पॉलिटिकल रणनीति है और संसद की, उसमें टाइम लगता है उसको सीखने को, उसमें कम से कम 5 साल निकल जाएंगे और तब तक देश को बदल जाएगा। एक कल्पना करिए, मैं आपको बता रहा हूं कि 15 अगस्त 2047 की बात कर रहे हैं, ये विकसित भारत की बात कर रहे हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 3 चीजें आपको नहीं मिलेंगी 15 अगस्त 2047 को। एक तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी अस्पताल नहीं मिलेगा, और क्या कहते हैं, सरकारी शिक्षा नहीं मिलेगी। 3 चीजें नहीं मिलेंगी। ये देश न्यू लिबरल कैपिटलिज्म का टेक ओवर हो जाएगा। ये 26 साल उसी प्रोसेस में इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज 2024 खत्म हो गया, 2025, 22 साल में ये काम करना चाहते हैं कि पूरे देश को इल्झा के रखे, और ताकि 15 अगस्त 2047 को जब काम हो तो ये न्यू लिबरल कैपिटलिज्म जो है इसको टेक ओवर कर ले। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। हो ये रहा है पूरी शिक्षा में कि मास्टर अपॉइंट नहीं हो रहे, स्कूलों को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जा रहा, सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूं, स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज की डेट में भी जो एवरेज फीस है प्राइवेट स्कूल में, रिमोट एरियाज की बात कर रहा हूं, 10 से 15 हजार रुपए है। आपके पास 10 से 15 हजार रुपए ही नहीं है, बच्चों को कहां से भेजेंगे? तो ये जो देश को अनपढ़ बनाने का काम होगा, 15 अगस्त 2047 जब 100 साल हो जाएंगे, इस देश के लिए बड़ा भयावह दिन होने वाला है। मैं फिर मुद्दे पे आता हूं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर पूरी दुनिया हिंदुस्तान में विश्व की हिसाब से
अगर 1000 आदमी पे एक बिस्तरा है, तो आज हिंदुस्तान में जो 2025 में समझिए आप, दिसंबर तो गया, उसमें सिर्फ 35 लाख बिस्तरे हैं हमारे पास 140 करोड़ की पॉपुलेशन पे। लेकिन 15 अगस्त 2047 को जब 170 करोड़ की पॉपुलेशन हो जाएगी और 1000 आदमी पे एक बिस्तर चाहिए, तो हमको 8 करोड़ बिस्तरे चाहिए। और अगर अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से 1000 आदमी पे 4 बिस्तरे चाहिए, तो हमको 32 करोड़ बिस्तरे चाहिए। डिमांड और सप्लाई का इतना बड़ा गैप होने वाला है, एग्रीकल्चर में, घरों में, शिक्षा में, हॉस्पिटल में, नौकरी में। नौकरी तो मिलेगी ही नहीं, आप समझिए। तो ये जो दृश्य है, ये क्या कर रहे हैं, ये कैमोफ्लेज कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये शासन चलाना है। ये उत्तर भारतीयों की पार्टी बना देंगे, परमानेंट उत्तर भारत में राम रहीम करेंगे, मस्जिद खोदेंगे, कभी मंदिर खोदेंगे। इशू नहीं है, इशू पे तो बात ही नहीं हो रही है, आप समझिए। राहुल गांधी भी जो बात कर रहे हैं वो पीस मील में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, मुद्दे ही उठा सकते हैं। लेकिन पूरे देश की संसद में 800 के 800 महानुभाव जो हैं, वो इस देश के गंभीर मुद्दों पे चर्चा नहीं कर रहे। क्योंकि मैं अभी आपको एक बात और बता रहा हूं, गंभीर 2025 में बड़ा मजा आएगा, आप देखना कितनी उथल पुथल होगी। सुनील भारती मित्तल और आदरणीय मुकेश अंबानी जी का जो टैक्स, ये टेलीकॉम का बिजनेस है, उस पर पटरा फेर जाएगा। पूछिए कैसे 40,000 करोड़ रुपए से 45,000 करोड़ रुपए का धंधा चौपट होने जा रहा है, क्योंकि एलन मस्क का लो व्यूइंग सैटेलाइट नेटवर्क, उसको परमिशन मिल जाएगी यहां पर। और वो एक फोन होगा जो कि सोलर से चार्ज होगा, उसमें सिम नहीं होगा, और पूरी दुनिया में बिना सिम चेंज किए उस फोन को इस्तेमाल कर सकते हो। अभी जो ऑपरेशन हेलन हुआ था, फ्लड, जो टॉर्नेडो हेलन आया, अमेरिका में आया, उसका एक्सपेरिमेंट ट्रंप ने और एलन मस्क ने उसमें किया, जिसमें के डेमोक्रेट्स पिछड़ गए और रिपब्लिकन्स आगे रहे, आप समझिए, क्योंकि उस फोन के थ्रू ट्रंप वुड कनेक्ट विद दैट एरिया। इतना बड़ा काम चुपचाप होने जा रहा है। ये सारा का सारा काम अभी एक टेंडर इश्यू हुआ है, मैं आपको बताता हूं। लोग इकोनॉमी पे नजर नहीं रखते। 40 लाख कैमरे रेलवे में लगाने जा रहे हैं आप। ये 20,000 करोड़ रुपए का ठेका दिया है। किनको दिया जा रहा है मालूम है आपको? अमेज़न को, गूगल को और माइक्रोसॉफ्ट को। ये पूरे देश को टेक ओवर करा रहे हैं मल्टी ने। मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, ये सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। कोई भी टाइप करेगा कि रेलवे में कैमरे लगाए जाने हैं, आपको मिल जाएगा। मैं कोई आपको नई बात नहीं बताने जा रहा। एक 100 लाख करोड़ रुपए का मटका होता है इस देश के अंदर। इस देश में 300 से 400 करोड़ रुपए पर डे की क्रिकेट की गैम्बलिंग होती है। ड्रग हो रहा है। कल मैं गुड़गांव में था, गुड़गांव के किसी बिल्डर से हमारी मीटिंग हो रही थी। वो बेचारा बिल्डर सब पकाया हुआ था। वो कह रहा था 50 बिल्डर्स को एक्सटोर्शन की धमकी आई हुई है। रोहतक में एक शादी में एक लड़का जो कि बिल्डर था, 2000 करोड़ रुपए की वर्थ का था, उसका शादी में मर्डर कर दिया। उसके उसमें शवदाह में 20,000 लोगों का जुलूस था। ये क्राइम का रेट है। दिस कंट्री हैज बिकम ए कंट्री ऑफ एक्सटॉर्शनिस्ट। आप लॉरेंस बिश्नोई को जेल में रखते हैं और सब लोगों को धमका रहे हैं। ये एक नए देश का एक नया आयाम है। मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूं आपसे। आपने जितनी बातें की, देश बहुत कठिनाई में है और ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि हम लोग, क्योंकि नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे, उनको हटाने की मुंह चलेगी। आरएसएस के 100 साल होने जा रहे हैं अगले साल से। जो आदरणीय गुरुदेव ने 5 सूत्री कार्यक्रम दिया है, सामाजिक समरसता का, शिक्षा का, मेल मिलाप का 5 सूत्री कार्यक्रम दिया है, उसके तहत काम चालू हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कौन पचाएगा? अभी तो ये कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर को भारतीय जनता पार्टी का, या ये उड़ीसा के जो नेता हैं, एचआरडी मिनिस्टर, में नाम दिमाग में नहीं आ रहा है, उनको शायद अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। अब मनोहर लाल खट्टर को बनाएंगे तो आप समझिए वो तो स्टैंप हो गया ना बिल्कुल ही। इनके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। इकोनॉमी नहीं चल रही है। ये 5.7 की बात कर रहे हैं,
जो एक्चुअल इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने बेस ईयर, ओरिजिनल बेस ईयर पे काम किया है, जिसके हिसाब से अर्थशास्त्र का आकलन होता है, वो 1.75% इकोनॉमिक ग्रोथ है, विच इज अलार्मिंग। लोगों के पास काम नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं, जैसे दिल्ली शहर का एक खराब एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं आपको। टीकमगढ़, आगरा, बरेली, मथुरा, करनाल, यूपी वेस्टर्न यूपी से तो कम लोग आते हैं, वहां से लोग आ रहे हैं, आके यहाँ 1,000 रुपए महीने में किराए पे रहते हैं, दिन भर दिल्ली घूमते हैं, लोगों के घरों में कम पैसे पे काम करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। दिस ये एक और बवाल होगा, जो कि मैंने आपको 15 अगस्त 2047 को एक काम और होने जा रहा है। ये बिग सिटीज तो बनेंगे नहीं, आप ये समझिए। होगा क्या, ये 60% पॉपुलेशन जो गांव से शिफ्ट कर रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को वोट नहीं मिलता, तो जो डी क्लास टाउन्स हैं, जो जैसे सरदना है, मवाना है, या आगरे के पास फर्रुखाबाद है, वो सारे टाउन सब स्लम हो जाएंगे। उन स्लम्स का, और एक काम और होगा, जो 18,000 म्यूनिसिपैलिटीज हैं, वो अर्बन टाउन प्लानिंग के चलते कोलैप्स कर जाएंगी 15 अगस्त 2047 तक। ये देश के सामने बड़े मुद्दे हैं। ये संसद तो, लोग कहते हैं ना, संसद पे आए, राज्यसभा पे बात करें। आदरणीय धनखड़ साहब का पूरा चरित्र हमने झुंझुनू से देखा है, और उनको देवीलाल के घर के बाहर भी बैठे हुए देखा है, और उनको ये भी रिक्वेस्ट करते हुए देखा है हमको कि हमारा नाम भी कहीं रिपोर्ट में लिख दीजिए। इस तरह का, लोग, पुरानी कहावत ऐसी थोड़ी होती है कि बरगद के जो पेड़ हैं वो गमलों में नहीं उगते हैं, उनके लिए बड़ी जगह चाहिए। ये कीकर के पेड़ है, ये गमले में ही उग सकते हैं। इनको लगता है कि ये संसद झुंझुनू है और सीकर है या ये है, लेकिन ये 140 करोड़ का देश हो गया है। इसके लिए बड़ी गरिमा, बड़ी सहजता, हमने तो इस तरह की कभी लोकसभा नहीं देखी पिछले 40 साल में। इस तरह का कोई आचरण नहीं देखा। राज्यसभा में जाते हुए फक्र महसूस होता था। आज की डेट में तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, चाहे राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, आपस में अपने विपक्षी सांसदों से बात ही नहीं करते और फुसफुसाते हैं कि कैमरे लगे हुए हैं भाई, बाद में बात करेंगे। आप समझ रहे हैं, ये इस तरह की दुश्मनी, इस तरह का घृणा का माहौल हमने कभी किसी संसद में नहीं देखा। ये बहुत खतरनाक स्थिति है, और कांग्रेस भी जो कर रही है उनको और सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये ठीक है झोला लटका करके, दिखा करके अडानी पे हमला है। अडानी पे हमला क्यों है, आप ये समझिए ना। सब लोग बात कर रहे हैं अडानी पे हमला, अभी तो अडानी को भी झटका लगेगा। आपको मैं बताऊं, जब नरेंद्र मोदी अपने इस विजिटिंग कार्ड को निकाल करके किसी और को बेच देंगे, तब अडानी को पता लगेगा। क्योंकि आने वाले साल में जब ट्रंप टेक ओवर कर लेंगे, तो नरेंद्र मोदी के सामने क्या चुनौती होगी कि देसी लालाओं से डील करे या विदेशी लालाओं से डील करे। तो विदेशी लालाओं से तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, देसी लाला क्या आपको देगा। अगर आप मोहल्ले की परचून की दुकान से जाते हैं, तो आप गांव में कभी गए हो तो वो थोड़ा लुआव देता है। तो लोगों ने गांव में, मुझे नहीं पता खरीदा नहीं खरीदा, लेकिन हम जाते थे तो गांव में वो लाला हमको तो थोड़ा सा वो देता था, लेकिन लोकल लाला क्या पैसे देगा, आप मेरे को बताइए ना। तो बॉम्बे का जो स्कूल है, जो बॉम्बे बिजनेस स्कूल है, वो डरा हुआ है। नंबर 1 वो एक्सटोर्शन से डरा हुआ है, नंबर 2 जीएसटी की मार है, तीसरा जो इलिसिट मनी मार्केट में आया हुआ है उससे डरा हुआ है, चौथा ये ऑनस्लॉट जो मल्टीनेशनल्स का होने जा रहा है मैसिव, उसमें इस प्रधानमंत्री के और बीजेपी के सामने सबसे बड़ा संकट आने वाला है कि ये तो छोटे लाला लोग बचेंगे नहीं बचेंगे। जी अनिल जी, आप ये कहना चाहते हैं कि ना सिर्फ राजनीतिक दलों, पार्टियों को यूज एंड थ्रो करके अडानी के साथ भी ऐसा नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, और अगर ऐसा करेंगे तब तक तो, अब तक तो पूरा देश बेच दिया है, और जो बचा कुचा है तब भी बेच दिया जाएगा। तो फिर सवाल लोगों के सामने जो रोजी रोटी का इतना बड़ा हो गया है, आप ये कह रहे हैं कि वो उससे कहीं बड़ा होने जा रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है, तो आखिरकार जब लोगों के सामने ये चैलेंजेस हैं, ये सब कुछ वो देख रहे हैं, फिर आखिर एक के बाद एक जीत आखिर नरेंद्र मोदी को कैसे मिल रही है? क्या ये सीधे तौर पर कहा जाए ये मिल नहीं रही है, बल्कि हड़पी जा रही है?
अगर मिल रही होती तो मेरे को एक बात बताइए ना, 49 या 50 एमएलए हरियाणा में आए, 48 एमएलए, किसी एक एमएलए ने जुलूस निकाला हरियाणा में जीतने के बाद? महाराष्ट्र में चुनाव जीत करके आए सारे एमएलए, किसी ने विजय रैली निकाली अपने पूरे इलाके में? आदमी चुनाव जीत करके आता है तो विजय रैली निकालता है, एक एमएलए ने विजय रैली नहीं निकाली। और ये कैसा चुनाव है जिस चुनाव में पूरा, जिस गांव के अंदर पूरा चुनाव रिग हुआ, चुनाव आयोग उस गांव पर मुकदमा करता है क्योंकि वो लोग एक डमी चुनाव कराना चाहते हैं बैलेट पेपर से, कि ताकि डमी चुनाव में ये देखें किसने किसको वोट दिया। डमी चुनाव कराने पे तो किसी को रोक नहीं है, क्योंकि वो तो आपके चुनाव को चुनौती देने नहीं जा रहे कि गांव ने ये चुना है तो आप अपना फैसला बदल लीजिए। जब इस तरह के अधिनायकवादी फैसले होंगे तो तब क्या होगा? पूरा का पूरा मैनेजमेंट ही ऐसा बदल गया है। अभी तो आप एक और मजा होगा, आप देखिए, मैंने आपसे कहा कि इस पूरी रणनीति को जो चक्रव्यूह है इसको बड़े पैमाने पर देखिए। अभी तो विपक्ष के टुकड़े टुकड़े कर देंगे ये, क्योंकि विपक्ष कितने हजार करोड़ में बिकेगा आप मेरे को बताइए ना। ममता के लगभग 4-5 हजार करोड़ रुपए फंसे हुए हैं ईडी और सीबीआई। अभिषेक बनर्जी की गर्दन फंसी हुई है। 26 जनवरी या 26 दिसंबर को अभिषेक बनर्जी, जो मेरे पास खबर है, वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं, ममता बनर्जी को चैलेंज देने जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, बंगाल में बहुत बड़ा बखेड़ा होने वाला है। लालू प्रसाद यादव के बेटे की गर्दन फंसी हुई है। रामगोपाल यादव की गर्दन। आप बताइए क्या समाजवादी पार्टी के लोग नेता वो करेंगे? एक परिवार के 6 तो मेंबर पार्लियामेंट हैं। आप अपने एक बड़े नेता रामजी लाल सुमन को फर्रुखाबाद से राज्यसभा भेज देते हैं क्योंकि आपको अपने बेटे को चुनाव लड़वाना है। ये सब बहुत बोने हो गए हैं। इन लोगों के सामने देश के सवाल ही खत्म हो गए हैं। ये सिर्फ परिवार तक सिमट के रह गए हैं। कितने पैसे बटेंगे अपोजिशन को अलग करने में? 10 से 15 हजार करोड़ रुपया, क्या फर्क पड़ता है? और सीबीआई और ईडी तो है। अभी आने वाले 3 महीने में देखिए, ममता अपना अलग रोल करेगी, लालू की डिमांड आई गई है, रामगोपाल यादव ने कही दिया है, शिवपाल कही देगा, सबके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे विपक्ष के। ये राहुल गांधी को अकेला कर देंगे। लेकिन मेरा ये आज भी मानना है, जितनी कांग्रेस अलग होगी, कांग्रेस उतनी मजबूत होगी। मैं आपको बता रहा हूं, ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा। कांग्रेस का एक नया रूप निकल करके आएगा, आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। और ये अच्छा है, ये सारे के सारे विपक्षी दल राहुल गांधी को छोड़ दें, ये बहुत अच्छा होगा राजनीति के लिए, क्योंकि विपक्ष की एक सफाई का रास्ता भी चालू होगा। इन लोगों को असली चेहरे भी पता चल जाएंगे। जब मैं ओपनली कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के माध्यम से इन पार्टी को तोड़ा जाएगा और अडानी एंड कंपनी लगी हुई है, तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है। सब टेलीविजन और यूट्यूब के लोग बोल रहे हैं कि अडानी का पैसा चल रहा है। अब अडानी का पैसा चल रहा है नहीं चल रहा है, ये तो आरोप है, लेकिन जब जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन पता चलेगा। और सोरोस की बात कर रहे हैं, ये विपक्ष की बात कर रहे हैं कि विदेशों से हमला हो रहा है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? आप तो, आपको मैं देखिए, क्या इस पूरे गेम में सबसे बड़ा जो गुनहगार है विपक्ष की राजनीति का, वो शरद पवार है। शरद पवार नहीं होते, शरद पवार ने जितना इस विपक्ष की राजनीति का नुकसान किया है, इतना किसी ने नहीं किया। शरद पवार से पूछना चाहिए ना, जब वो कृषि मंत्री थे तो नरेंद्र मोदी को इजराइल कौन लेके गया था? शरद पवार लेके गए थे। और वो 2 दिन वहां रहने के बजाय 5 दिन वहां रह के आए बिना शेड्यूल के। कैसे रह के आए 5 दिन? बाकी 3 दिनों में उन्होंने क्या किया? इजराइल के जो है इंडियन एम्बेसडर थे, उनसे पूछिए ना, वो तो बेचारे बोलते ही नहीं, हंसते थे, नमस्ते कर लेते हैं, त्यागी जी हमको माफ कर दीजिए, अब हमसे क्यों पूछ रहे हैं? दीज आर द थिंग्स। शरद पवार अपनी ही भतीजे को ज्वाइन कराते हैं, उसी मीटिंग में बैठते हैं अडानी के साथ रोज खाना खाते हैं। अपनी बेटी को, नरेंद्र मोदी तो सुप्रिया सुले को मंत्री बनाने वाले थे। बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ के शरद पवार ने कहा नहीं, इनको कैबिनेट में मंत्री लीजिए। जब इस तरह की हरकतें होने लगे तो विपक्ष का क्या होगा? विपक्ष तो फंस गया। विपक्ष तो अब इस देश की जनता होगी, ये नेता नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। इन नेताओं से उम्मीद इस देश की जनता को नहीं करनी चाहिए। विपक्ष तो इस देश की जनता जब तक सड़क पे नहीं आएगी, विपक्ष तो इस देश का रवीश कुमार है, विपक्ष तो इस देश की शुभ्रा है, बुशरा है,
विपक्ष तो आप और हम हैं, ये सब बोने हो गए हैं। ये नहीं है, ये तो संसद क्योंकि आधिकारिक रूप से लीगलाइज्ड प्लेटफॉर्म है लोगों की वॉइस का, इसलिए इसको महत्ता दी जा रही है। अदरवाइज तो इस पार्लियामेंट का ऐसा दलिया होने वाला है कि लोगों का विश्वास ही भंग हो जाएगा। ये सिर्फ पर्क्स के लिए रहेंगे कि इनको वेतन मिलेगा। एक एमपी 10 करोड़ रुपए का पड़ता है एक संसद को हर साल, ठीक है, आप मौज रहिए, 50 करोड़ रुपए कमाइए और घर जाइए। लेकिन ये फेस लंबा नहीं चलने वाला है। जब आपके लेकिन लगभग पिछले 5 अनिल जी, साल जो आप बातें कह रहे हैं उसमें एक बात जो जोड़ने वाली है वो ये कि क्या इन तमाम रीजनल पार्टीज को और इन तमाम पार्टियों को क्या ये पता नहीं है कि ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है? ये सिर्फ कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई तो नहीं है, ये डू एंड डाई तो इन तमाम लोगों के लिए है। इनके आगे इनके आने वाली औलाद, यानी कि जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में है वो भी है। अगर उनके फ्यूचर की भी वो सोचें, अगर वो सेल्फिश होके भी सोचें, तो भी जब पार्टी रहेगी तभी उनका भविष्य रहेगा। तो ये तमाम बातें जो आप कह रहे हैं कि इस तरह से विपक्ष जो है वो खत्म होने की कगार पर है, राहुल गांधी को अलग थलग कर दिया जाएगा, ममता बनर्जी जिस तरह से अभी तेवर दिखा रही है, या फिर इस तरह की हेडलाइंस बनाई जा रही है, ये कहा जा सकता है। तो फिलहाल आपको नहीं लगता कि इनके लिए भी तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, चाहे वो रीजनल पार्टीज हो, चाहे वो पार्टीज जो नेशनल पार्टीज बन गई हो, उन सबके लिए भी तो अस्तित्व की लड़ाई है। तो क्या उनको नहीं लगता कि जो तमाम मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं या जिस तरह से लड़ रहे हैं, उन्हें उनका साथ देना ही चाहिए हर हालत में? और ये इंडिया गठबंधन जो बना है ये उनके अस्तित्व के लिए भी उतना ही जरूरी है, वरना तो अकेले अकेले लड़ेंगे तो शायद उतनी सीटें भी ना आए जितनी मिल रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 4 ऑप्शन देती है एक नेताओं को। आपके बात का जवाब मैं दे रहा हूं। आप हमारे दल में आ जाइए तो आपके सब खून माफ है। ये पैसे ले लीजिए, आप अपनी राजनीति करिए, लेकिन करिए वो जो हम कहेंगे, ठीक है ना। आप ऐसा करिए, चुनाव लड़िए, चुनाव में हार जाइए, बाहर रहिए, तब भी हम आपको माफ कर देंगे। आप दूसरा चौथा ऑप्शन ये, आप चुनाव जीत जाइए, हम आपको जेल भेज देंगे। और 5वां ऑप्शन ये है कि हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई तो है ना। तो ऐसे में किसके पास क्या ऑप्शन बचता है बताइए आप मेरे को। 5 ऑप्शन के बाद, भारतीय जनता पार्टी के 5 ऑप्शन के बाद क्या ऑप्शन बचता है? अगर मैं भी हूं तो मैं तो जिंदा रहना चाहूंगा ना। तो मैं क्या करूंगा? बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाऊंगा। हुड्डा ने यही तो किया। हुड्डा को लोग लांछन दे रहे हैं, हुड्डा जेल में सड़ते जीतने, चुनाव जीतने के बाद। इससे बेहतर है बाहर मौज में पैसे के पैसे कमाए, इलेक्शन का इलेक्शन लड़ा। नेता विपक्ष नहीं बना रही कांग्रेस, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो भूपेंद्र हुड्डा का कद थोड़ी छोटा हो जाएगा कोई। लेकिन जिंदा रहना बहुत जरूरी है। ममता को भी जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अभी तो कर्नाटक में और तेलंगाना में जो डांस होगा डेमोक्रेसी का, वो आने वाले दिनों में देखना ना, दोनों सरकारों को तोड़ के बराबर कर देंगे। तो इतनी आसान नहीं है राजनीति। ये जन धन भल जो भी हो सकता है उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और ये जितने लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, ये सब अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि समय खराब है, जनता साथ नहीं है, जनता में नहीं है, ये जनता में जाते नहीं। राहुल गांधी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मुद्दे उठाने के साथ साथ जो जनता का कवर लिया है, यात्रा की, केरल से कश्मीर तक की, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता रहा हूं, ये छोटी बात नहीं है जो सन 2023 में उन्होंने किया। इट्स ए बिग थिंग। राहुल गांधी का जो एमरजेंस हुआ उस यात्रा के बाद से, वो फिनोमिनल है। वो आदमी मैच्योर हो गया। और अभी एक काम और होगा, आप देखना, मैं आपको बता रहा हूं। आप कहेंगे मैं बहुत दूर की आंक रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी को भी तोड़ेंगे। ये प्रियंका को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाएंगे, राहुल गांधी को बाहर कर देंगे, क्योंकि वाड्रा की जेल होनी है। तो ये परिदृश्य है, मैं आपको बता रहा हूं। और प्रियंका ने काम करना शुरू कर दिया है। प्रियंका के यहाँ कुछ सेठों के लोग हैं जो प्रियंका के एडवाइजर हैं, क्रिकेट फिक्सर हैं, वो काम कर रहे हैं। मैं आपको खबर दे रहा हूं, मुझे मालूम है कांग्रेस पार्टी को टूटना ही है। राहुल गांधी को बाहर करेंगे कांग्रेस पार्टी से भी, ये 2 कांग्रेस बनवाएंगे, एक राहुल गांधी की, एक प्रियंका गांधी की। ये सारा परिदृश्य मैंने आपको बताया हो क्या रहा है हिंदुस्तान में। इसी परिप्रेक्ष्य में जो आपने ओपनिंग की, उसके सारे मुद्दे मैंने आपसे डिस्कस, क्योंकि ये गमले में उगे हुई कीकड़े हैं, बरगद के पेड़ राजनीति करते हैं। राजनीति के लिए जवाहरलाल नेहरू 8.5 साल जेल रहे, 20 किताबें लिखी,
ये तो 20 चिट्ठी नहीं लिख सकते। एसएमएस टाइप कराने के लिए भी स्टाफ रखा हुआ है, ट्विटर कराने के लिए भी। ये क्या राजनीति करेंगे सारे के सारे लोग? बड़ा जज्बा चाहिए राजनीति, राजनीति बहुत बड़ा आदमी होता है। हाँ, राजनीति करने बड़ा नाम चाहिए। हाँ। सवाल उसके साथ फिर ये भी कि जो हम वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, जो नया शिगुफा है, क्या ये इतना आसान होगा सरकार के लिए इस बिल को पास करा लेना? बैसाखियों पे टिकी हुई ये सरकार है, एक लंबा प्रोसेस से होकर इसको गुजरना है, जेपीसी भी बनेगी इस पर ये कहा जा रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि तमाम दल जो है वो एक साथ इस मुद्दे पर अग्री करें। हम देख रहे हैं कि वक्फ बिल पर पहली बार इस सरकार ये मजबूर हुई, चाहे नीतीश कुमार और उनकी वजह से ही सही, नायडू की वजह से, और जेपीसी बनी, और उसमें हर रोज हम हंगामा देखते हैं। जब भी जेपीसी की मीटिंग होती है हम देखते हैं किस तरह का हंगामा होता है। इस पर भी जेपीसी बनाने की बात कही जा रही है। कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? क्या ये वाकई में आप होता हुआ देख रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है ये सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए, मुद्दों से, हेडलाइंस मैनेजमेंट के लिए, एक ब्रीदिंग स्पेस के लिए ये अभी सब कुछ किया जा रहा है? नहीं, ब्रीदिंग स्पेस नहीं है। मैं इस मामले में संघ को और नरेंद्र मोदी को नॉन सीरियस नहीं मानता। दे आर वेरी सीरियस पीपल एंड दे आर वेरी सीरियस पॉलिटिकल पीपल एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग। उसको मत कहिए। जेपीसी झगड़ा पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो ठीक है, उसमें बहुमत हो रूलिंग पार्टी का ही होता है। जेपीसी में वन मैन डिसाइडिंग वोट तो चेयरमैन का ही होता है, बाकी तो इक्वल मेंबर होते हैं। लेकिन वहां से उस मंथन से क्या निकलेगा उसकी जरूरत नहीं है। अगर होता तो अगर मंथन का करना होता तो आपको पूर्व राष्ट्रपति को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाने की क्या जरूरत थी? और पूर्व राष्ट्रपति भी क्यों बने अध्यक्ष? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। मुझे तो शर्म आती है कोविंद साहब पे भी। वो देश का राष्ट्रपति रहने के बाद आप एक कमेटी का अध्यक्ष होकर के एक रिकमेंड कर रहे हैं, मुझे तो उसका लॉजिक भी नहीं समझ में आता। क्योंकि राष्ट्रपति हो, दैट इज द अल्टीमेट पोस्ट। जब आप उस पर रह चुके हैं, आप उसको क्यों बनना चाहिए? लेकिन उन्होंने जिस तरह से रिपोर्ट की है, क्योंकि उस पर फिर 1 घंटे का प्रोग्राम आपको दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि आई नो होल डिटेल हाउ द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड हु हैज रिटन इट। इट्स ए माइंड बॉगलिंग सिचुएशन। अभी टाइम लगेगा। वन नेशन वन पोल के पूरे उसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी होगी, राज्यों की सहमति ली जाएगी। इसमें एक पेज इन्होंने छोड़ा है कि लोकल बॉडीज और जो नगर निगम है उनको नहीं लाए हैं, क्योंकि लाएंगे तो वो राज्यों का अधिकार आ जाएगा, कॉन्करेंस लिस्ट में आ जाएगा, तब सब राज्यों की सहमति लेनी होगी। इसलिए इन्होंने उसको बड़ी चालाकी से उस पैरामीटर से बाहर रखा है, तो वो नहीं ला रहे हैं। हाँ, तो वन नेशन वन पोल का मामला चलेगा। इस बार नहीं होगा तो बजट सेशन में लाएंगे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट रखेंगे, अगला सेशन उसमें गवाएंगे। इनको जो जो, जैसे रेलवे का आज बिल लेकर के आए हैं, ये कल इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बिल पास किया है, दैट इज ए मूव फॉर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द रेलवेज। के बोर्ड के मेंबर्स, रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है, उनका रेलवे बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन ये खुद कर सकते हैं, बाहर से किसी को ला सकते हैं, मेरिट के बिना ला सकते हैं, उसका पूरा रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, वो उन्होंने कर दिया है। और रेलवे की जो कोच फैक्ट्रीज है, उनकी लेबर यूनियन की बात सुनिए ना, किस तरह से मल्टीनेशनल्स को अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके रेलवे की कोच बनाने का ठेका दिया जा रहा है। वो तो सरेआम है। क्योंकि मुसीबत क्या है, अखबार भी कहां तक छापे, एक पूरी मिलिट्री इनके कुकर्मों को एक्सपोज करने के लिए चाहिए, पैसे भी चाहिए, रिपोर्ट करने में पैसे खर्च होते हैं। आज ही कलेक्टिव रिपोर्टर्स ने एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट की है कि किस तरह से पूरे के पूरे इंदौर रीजन से और जो 12 फैक्ट्रियां हैं शराब की, उस वहां से गुजरात कैसे शराब जाती है। आपको लगता है मुख्यमंत्री को नहीं पता होगा? मुझे ही मालूम है कौन लोग सप्लाई करते हैं, कौन लोग भेजते हैं, किस तरह से ट्रक पकड़े जाते हैं, किस एसएसपी को कितने पैसे मिलते हैं। उस रिपोर्ट में पूरी में छपा हुआ, सबको मालूम है, पूरे देश के सामने। तो अब ये निर्लजता के साथ सारा व्यापार हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है ढका हुआ है, और इनको कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आप करते रहिए, हमको जो करना है करेंगे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट छापी, 100 लाख करोड़ का मटका होता है पर डे। कौन लोग करता है? सारी की सारी वेबसाइट है, बॉम्बे में दफ्तर हैं, लोगों के फोन नंबर दिए हुए हैं, लोग काम होता है। कहां है वो लोग? क्यों नहीं होता है? लेकिन नहीं होगा। आप एक इलेक्शन में, स्टेट के इलेक्शन में, महाराष्ट्र में आपने 10,000 करोड़ रुपए से 15,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, कहां से आया वो पैसा? अब हरियाणा में 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके, कहां से आए वो पैसे? कोई पूछने वाला नहीं है।
क्योंकि आपको 50,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र से हर साल घूस का आता है, आपको वो स्टेट चाहिए ही चाहिए, हर हालत में चाहिए। जी। आपको बिजनेस कंट्रोल करना है। अभी तो आप कर्नाटक में देखिए ना, कर्नाटक की जो दुर्गति ये करेंगे मुख्यमंत्री की और सिद्धारमैया की, वो देखने वाली है। कर्नाटक की सरकार गिर जाएगी, तोड़ देंगे इस सरकार को ये लोग। नहीं और को मैं आपसे ओपनली कह रहा हूं, हाँ, जी। बड़ी भयानक बात है। और तो तोड़ेंगे, टूटेगी सरकार, तेलंगाना की सरकार टूटेगी। हाँ, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को तोड़ देगी, लालू यादव तोड़ देगा, अखिलेश यादव तोड़ेगा इंडिया गठबंधन को, राहुल गांधी को अकेला कर देंगे, कांग्रेस पार्टी को तोड़ेंगे। ये पूरा दृश्य है। तभी तो आप मेरे को बताइए, जगदीप धनखड़ और माननीय लोक सभापति के चेहरे पे शिकन नहीं है, क्योंकि उनको चेहरे पे नजर आ रहा है, ड्राइंग बोर्ड पे नजर आ रही है पॉलिटिक्स। जब हमको समझ में आ रही है, मैं बुशरा जी को बता रहा हूं, तो बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी। बहुत गंभीर। हाँ, जी, बिल्कुल, बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर कही है। जाहिर सी बात है कि इन पर सोच विचार करने की जरूरत है। ये दूर की बातें होंगी, लेकिन फिलहाल ये देखने की जरूरत है कि किधर ये देश जा रहा है, इस देश की राजनीति जा रही है। आखिर जगदीप धनखड़ हो या फिर ओम बिरला हो, जाहिर सी बात है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया है। उनके पास पूरा सपोर्ट सिस्टम उनके पास है और उन्हें बताया गया है उन्हें क्या करना है, किस तरह से करना है, किस ढिठाई से करना है, किस बेशर्मी से करना है, वो सब भी है। लोकतंत्र से ज्यादा ये दादागिरी तंत्र में बदलता हुआ ये सब कुछ नजर आ रहा है। उसी लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है जो राहुल गांधी और उनके साथ जो विपक्ष है वो करता हुआ नजर आ रहा है। कल संविधान को लेकर चर्चा भी होनी है, देखना होगा कि वो चर्चा कैसे होती है और किन बिंदुओं पर होती है और क्या प्रधानमंत्री और अमित शाह उसमें मौजूद रहते हैं। ये सब भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जरूर है कि सरकार जब जब घिरती है तब तब वो नए नए शगुफे जरूर लेकर आती है। लेकिन अभी ये देखना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कुछ आगे होता है और किस तरह से आगे देश की राजनीति चलती है। बहुत शुक्रिया अनिल त्यागी जी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।